हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर इस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन साथ में सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। तो चैनल पर आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेंगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से आपको मैं ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी थ्योरी कवर करवाई गई होगी। जो जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अलावा जो जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सभी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो 199 रुपीज में आप इस पांचों यूनिट के नोट्स को खरीद सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड हाउस प्रॉपर्टी, उसका पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो पहले हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का, आज वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट है वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आपके जो भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो भी आपकी लिमिट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको बताऊंगा। जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम करेंगे कवर वीडियो के प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर। इस पार्ट में हम सिर्फ थ्योरी, आपके फॉर्मेट्स और इम्पोर्टेंट जो भी आपकी लिमिट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सैलरी होती क्या है? तो सैलरी कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, तब सैलरी मिलती है एक को। इन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड एम्प्लॉयर प्रोवाइड हिम सैलरी। इस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी ड्यूटी करता है और एम्प्लॉयर उसे उसके बदले में सैलरी देता है। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई। इनकम सैलरी हेड के अंदर तभी टैक्सेबल होगी जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होगी और एक पेयर होगा, एक पे ई होगा, मतलब एक पे कर रहा होगा, दूसरे को पे की जाएगी। ठीक है। अब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कब होती है? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। दो पर्सन के बीच में सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है अगर, तो सैलरी सैलरी के बेसिस पर, तो वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कहलाएगी। मतलब, और अगर वही कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब कुछ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब अपनी सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो वो पीजीवीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफ सर्विस है तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है मास्टर सर्वेंट की अगर रिलेशनशिप है तो वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में आएगा। डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल है एम्प्लॉयर का, तो वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, और अगर प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप है तो वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है। ये तो आपका सैलरी का मीनिंग। अब नेक्स्ट है बेसिस ऑफ चार्ज, कि किस बेसिस पर इसमें चार्ज लगाया जाता है, मतलब किस तरीके से सैलरी चार्ज करी जाती है। इसके साथ सेक्शन 15 डील करता है इनकम टैक्स एक्ट का। एज पर सेक्शन 15 द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी। कौन कौन सी इनकम को हम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं? नंबर 1, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड इन दैट प्रीवियस ईयर और नॉट। इसका मतलब क्या है? कोई भी सैलरी, चाहे अभी के एम्प्लॉयर से चाहे पहले के एम्प्लॉयर से, जब ड्यू होती है तो वो किसके अंदर, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, भले ही उस ईयर में मिली हो या ना मिले हो। सिर्फ अगर वो ड्यू भी हो गई है तो इसके अंदर टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और द फॉर्मर एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू इन द प्रीवियस ईयर और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम। क्या बोला है? प्रीवियस ईयर में उसे कोई सैलरी दी गई है
जो कि उस ईयर में ड्यू नहीं थी, मतलब उस ईयर की नहीं थी, तो वो उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर ऑन और बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। अगर कोई रुकी हुई सैलरी किसी को मिली है और वो रुकी हुई सैलरी उस ईयर में चार्ज नहीं हुई थी जिस ईयर से वो बिलोंग करती है इनकम टैक्स के अंदर, तो फिर वो इस ईयर में चार्ज हो जाएगी। इन शॉर्ट सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस। तो जो सैलरी चार्जेबल होती है वो किस बेसिस पर होती है? ड्यू या रिसीट बेसिस पर, जो भी अर्लियर होता है, मतलब पहले अगर मिल जाती है तो अगर पहले मिल जाती है तो भी चार्ज हो जाएगी, और अगर ड्यू हो जाती है तो भी इसके अंदर टैक्सेबल हो जाती है। ड्यू बेसिस का मतलब होता है जब वो अर्न्ड हो जाती है, मिली हो चाहे ना मिली हो, और रिसीट बेसिस का मतलब होता है कि वो मिल गई हो, ड्यू हुई हो या ना हुई हो। ठीक है। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सैलरी। सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज नेसेसरी। दो इंडिविजुअल के बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी वो टैक्सेबल होगी इस साइड में। नेक्स्ट है सैलरी इंक्लूड वेजेस। वेजेस एंड लोन आर नॉट सेम थिंग। व्हेन अ वर्कर टेक आउट अ लोन फ्रॉम कंपनी एंड पे इट बैक ओवर टाइम इन इंस्टॉलमेंट, द लोन इज नॉट सब्जेक्ट टू पेरोल टैक्सेस। सैलरी के अंदर आपके वेजेस इंक्लूड होते हैं, तो इसमें वेजेस इंक्लूड होने का मतलब क्या है? सैलरी में वेजेस को इंक्लूड करा जाता है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है वो लोन लेता है कंपनी से और उसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है, तो फिर उसे आप सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वॉलेंटरली होना चाहिए। तो इफ एन एम्प्लॉय वॉलेंटरली गिव अप द वेज टू द एम्प्लॉयर, दे विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स ऑन दैट अमाउंट। अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी छोड़ देता है एम्प्लॉयर पे, लेकिन फिर भी उसने भले ही एम्प्लॉयर पे छोड़ दी हो, एम्प्लॉयर से ना ली हो, लेकिन अगर उसके वो सैलरी थी तो वो उसी के हेड, मतलब उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सम रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। तो इफ एन इंडिविजुअल रिसीव एनी प्रॉफिट परक्यूजिट और रेमरेशन फ्रॉम द पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर फॉर रेंडिंग सर्विसेज, द इनकम सो रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर हेड सैलरी। अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयर के अलावा किसी और पर्सन से कोई भी रेमरेशन मिलती है, कोई भी परक्यूजिट मिलता है, कोई भी प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपका सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो ही वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी। तो पे इज मीन टू स्टार्ट टू एक्यूमुलेट एट द लोकेशन वेयर द वर्कर परफॉर्म देयर सर्विस। वर्कर जहां पर सर्विस परफॉर्म कर रहा है वहीं पर उसे पे होना चाहिए, तभी उसे सैलरी माना जाएगा। सैलरी अर्न्ड इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया रिगार्डलेस वेदर इट इज पेड और इन इंडिया और नॉट। अगर सैलरी इंडिया के अंदर काम, इंडिया का कोई काम करने से मिली है, इंडिया के अंदर अराइज हुई है, तो भले ही उसकी पेमेंट बाहर हुई हो, लेकिन वो इंडिया की इनकम में इंक्लूड होगी और उस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम। सर्टेन पीपल इंडिपेंडेंट वर्क फिट द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशन, फॉर इंस्टेंस द वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लॉयर और एक्ट्रेस। द compensation received by these individual is referred to a income from business and profession और vocation। क्या बोला है? कुछ लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं जो कि प्रोफेशन की डेफिनेशन के अंदर आता है, तो उस के पर जो भी उन्हें इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी विदल्ड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई ऐसे, इफ द सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉय इज विदल्ड बाय एम्प्लॉयर इन कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर एंड नॉट पेड टू हिम, स्टिल द एम्प्लॉय विल हैव टू पे टैक्स ऑन सच सैलरी। अगर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एम्प्लॉयर किसी वजह से एम्प्लॉय की सैलरी को रोक लेता है, लेकिन वो उसके एम्प्लॉय पर ड्यू हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही उसे मिली हो या ना मिली हो। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर। एन एम्प्लॉय में वर्क फ्रॉम विद मेनी एम्प्लॉयर साइमल्टेनियसली, ही में वर्क विद मेनी एम्प्लॉयर एज अ पार्ट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सेम पीरियड। क्या बोला है? भले ही एक एम्प्लॉय के कितने भी एम्प्लॉयर हो, वो कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो फिर क्या होगा? जो उसकी जो भी सारी सैलरी होगी वो सारी सैलरी हेड के अंदर, अगर उनसे उसे कोई भी पैसा मिल रहा है, इनकम आ रही है, तो वो सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है सैलरी में बी रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में मिल सकती है सैलरी, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। रेमरेशन ऑफ वर्क अदर देन असाइन ड्यूटी वर्क। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कोई लोन है वो भी सैलरी हेड में ही आएगा। डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं।
पेमेंट और पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस को छोड़ने पर जो पेंशन मिलती है वो भी आपकी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। और टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, सैलरी एक्रू हो जाती है वैसे ही वो टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। अब ये आपका एक परफॉर्मा है कि किस तरीके से इनकम अंडर हेड सैलरी कैलकुलेट करी जाती है। तो इसमें आपकी सबसे पहले बेसिक सैलरी आ जाती है जो भी आपकी होती है। उसके बाद अगर आपको कोई फी मिली है, कोई कमीशन मिला है, वो इसमें ऐड हो जाती है। कोई बोनस मिला है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई डियरनेस अलाउंस मिला है, अलाउंस की बात आती है, अब सारे अलाउंस ऐड होंगे, मतलब आपको कोई सैलरी के अलावा कोई और बेनिफिट मिला है, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डियरनेस अलाउंस, वो इंक्लूड होगा। फिर अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आपको एक्सप्लेन करे जाएंगे, ठीक है। अब उस हाउस रेंट अलाउंस में से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो भी आपको अलाउंस मिलते हैं आपके एम्प्लॉयर से, उसका कुछ कुछ पोर्शन आपको एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्जेम्प्ट का मतलब है उतना पोर्शन आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाएगा, उतने पोर्शन के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो वही है, जितना आपको टोटल मिला है उसमें से जितना गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है उसे लेस कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेस एग्जेम्प्टेड, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस लेस एग्जेम्प्टेड, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिला है वो, एंटरटेनमेंट का कोई अलाउंस मिला है या कोई और अदर अलाउंस मिला है, वो सारे आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, आपकी सैलरी का ही पार्ट बन जाएंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अलाउंस के अलावा कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं। परक्विजिट्स होता है इन काइंड कोई बेनिफिट, तो वो भी आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू। परक्विजिट में क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार या फिर कोई और परक्विजिट, वो भी आपका सैलरी का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा आपको कोई एन्युटी मिलती है, कोई अनकमिटेड पेंशन मिलती है, वो आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। टैक्सेबल कमिटेड पेंशन आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ग्रेच्युटी आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। लीव एनकैशमेंट जो होता है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी क्या चीजें होती हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, अभी आपको आगे सारी एक्सप्लेन करी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रोफेशनल टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने कोई पे करा है आपके बिहाफ पर, तो वो आपका सैलरी का पार्ट बनेगा और इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जब ये सारी चीजें मिला लेते हैं तो आपकी निकल के आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकल के आने के बाद गवर्नमेंट ने आपको कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करवाई रखी होती हैं, जिसके अंदर आपका कुछ पोर्शन टोटल इनकम का लेस कर दिया जाता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आपको कम वैल्यू पर टैक्स पे करना होता है। तो ग्रॉस सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब डायरेक्टली 50,000 रुपीज आपके लेस कर दिए जाते हैं आपकी टोटल इनकम में से, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है। उसके अलावा ग्रॉस सैलरी में से आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस हो जाता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनका भी कुछ पोर्शन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करा है तो वो आपका एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब लेस हो जाता है। ये सारी चीजें लेस करने के बाद लास्ट में आपकी निकल के आती है इनकम अंडर द हेड सैलरी, और इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट होता है किस तरीके से सैलरी हेड के अंदर इनकम को कैलकुलेट करा जाता है। अब एक सैलरी को कंपटीशन ऑफ बेसिक सैलरी आपकी कैसे निकल के आती है, बेसिक सैलरी और उसकी टैक्सेबिलिटी इसके बारे में बताया गया है। तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है, जो आपका डियरनेस अलाउंस मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिल रही है तो जिस ईयर में वो आपको मिल जाती है उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। अगर आपको कोई अरियर ऑफ सैलरी मिल रही है तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट इफ नॉट टैक्स्ड ऑन ड्यू बेसिस अर्लियर। अगर आपको कोई रुकी हुई सैलरी मिल रही है तो वो आपको जिस ईयर में मिल रही है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, अगर वो पिछले ईयर में टैक्स उस पर नहीं पे करा होगा आपने, ठीक है। अगर कोई फी कमीशन मिलता है टैक्सेबल होता है, बोनस मिलता है तो वो रिसिट बेसिस पर टैक्सेबल होता है, अगर वो पहले टैक्स नहीं हुआ है तो, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया है एक छोटा सा, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से आपको सैलरी कैलकुलेट करनी होती है, इनकम फ्रॉम सैलरीज किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या ये वाला हम कवर करेंगे वीडियो के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला पार्ट है उसके अंदर, इसमें हम बाकी और चीजें देखते हैं। अब देखिए, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें आपकी आ गई, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई होती है। फिर आते हैं आपके अलाउंसेस। अलाउंस क्या होता है, कोई भी सैलरी के अलावा अगर आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है वो कहलाता है आपका अलाउंस। जो पैसे आपको
रिसिट होते हैं वो आते हैं आपके अलाउंस के अंदर। अब ये अलाउंस तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब इन अलाउंस की आपको कोई छूट नहीं मिलती है, जितने आपको मिले उतने के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। कुछ होते हैं पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब जितने आपको मिले हैं उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ बता रखा है कि इतना पोर्शन आपका छूट जाएगा, तो उतनी वैल्यू पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, बाकी जो बचते हैं वो आपके सैलरी में इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आते हैं कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो आपको मिलते हैं लेकिन वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होते, मतलब उन पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, ना ही वो आपकी सैलरी का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है उनमें है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, काफी सारे तो आपको नाम से ही क्लियर होंगे, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस या फिर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। जो आपके पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं वो होते हैं आपके हाउस रेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन कौन से होते हैं? अलाउंस टू हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज को जो अलाउंस मिलते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंस पेड बाय यूएनओ, कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय जज, sumptuary allowance granted to high court and supreme court judge, allowance granted to government employee outside India, ये सारे आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस होते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है अलाउंस वो आता है पहला हाउस रेंट अलाउंस। तो एम्प्लॉय जनरली रिसीव हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी पैकेज इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? अगर हर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से क्या मिलता है, एक रेंट जो वो पे करता है, मतलब भले ही उसका खुद का एकोमोडेशन हो, खुद का घर हो, उसमें वो रहता हो, लेकिन उसके एम्प्लॉयर से उसे एक अमाउंट मिलती है कि हाँ ये आपका एचआरए है, मतलब आपके जो रहने का खर्चा है वो उसके लिए आपको ये मिला है, तो वो कहलाता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए इज गिवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन विच द एम्प्लॉय माइट हैव टू टेक, कि आपको रहने का जो भी खर्चा है, आपके एकोमोडेशन का जो खर्चा है वो आपको दिया जाता है, जो कि एक एम्प्लॉय को लगता है। ठीक है, अब ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना पोर्शन जो एचआरए है वो आपका एक पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस होता है, मतलब इसका कुछ पोर्शन आपका सैलरी में इंक्लूड होता है और कुछ के ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना पोर्शन आपका सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो देखिए एक्चुअल एचआरए जो मिला होता है आपको वो लिखते हैं आप, उसमें से आप लेस क्या करते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन चीजें होती हैं, तीन में से जो जिसकी भी वैल्यू सबसे कम होती है उतना पोर्शन आप डिडक्ट कर देते हैं, बाकी जो बचता है वो आपको सैलरी में इंक्लूड करना होता है। अब तीन चीजें क्या है, पहला है 50% ऑफ सैलरी इन दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई और 40% ऑफ सैलरी इन अदर केसेस। पहला है अगर आप दिल्ली मुंबई कोलकाता या चेन्नई में रहते हैं तो आपकी जो सैलरी है उसका 50% लिख लेना है आपको, और अगर आप दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के अलावा किसी और स्टेट में रहते हैं तो आपको सैलरी का 40% लेना है वो। ठीक है, सेकंड चीज आपको लेनी है एक्चुअल में कितना मिला है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है कि आपको एक्चुअल में अपने एम्प्लॉयर से कितना मिला है। थर्ड है रेंट पेड, मतलब आपने जितना एक्चुअल में रेंट पे करा है और उसमें से आपको लेस करना है आपकी सैलरी का 10%, जो वैल्यू आएगी वो लेनी है आपको। अब ये जब आप तीनों वैल्यू लिख लेंगे तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम वाली वैल्यू होगी ना वो आप जो आपको एक्चुअल मिला है उसमें से डिडक्ट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका निकल के आ जाएगा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, और इसे आप जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सैलरी यूज हुआ है कि 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी या फिर 10% ऑफ सैलरी, इस सैलरी में कौन सा पोर्शन आता है? सैलरी तो आपकी काफी सारी चीजें होती है सैलरी के अंदर इंक्लूड, लेकिन यहाँ पर सैलरी में आपको क्या क्या लेना है, आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो, उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस उसमें इंक्लूड करना है। डियरनेस अलाउंस में आपका सिर्फ जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वो वाला। ये सारी चीजें जो जो होती हैं आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। उसके साथ में आपको कमीशन ऑन टर्नओवर लेना है, ये तीन चीजें मिलाकर आपकी सैलरी बनेगी। उस सैलरी का 50%, 40% और 10% आपको कैलकुलेट करने के लिए लेना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है, इसे हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल वाली वीडियो में।
ये तो हो गया हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा काफी और सारे अलाउंस थे आपके, उनके बारे में देखते हैं। देखिए पहला है एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस दैट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ hilarious allowance such are those for high altitude unfriendly climate snowbound area avalanches and so on। अगर कोई एम्प्लॉय है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया पे रहता है, अनफ्रेंडली क्लाइमेट है, ऐसी जगह पर रहता है, तो उसे जो अलाउंस मिलता है वो कितना एग्जेम्प्ट होता है, 800 से 7000, 800 7000 या 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक लोकेशन। इतना पार्ट आपको एग्जेम्प्ट होता है अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पर रहने के लिए, अनफ्रेंडली क्लाइमेट में रहने के लिए कंपनी की तरफ से कुछ भी अमाउंट मिलती है, तो आप इतनी इतनी अमाउंट को उसमें से डिडक्ट करके अपनी सैलरी में इंक्लूड करेंगे। फिर अगर आपको कोई कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है बॉर्डर एरिया में, रिमोट एरिया में, ऐसी जगहों पर रहने के लिए अपनी कंपनी के तरफ से, तो उसमें से आपको 1300, 1100, 1050, 750, 300 और 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितना एग्जाम्प्ट होना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्प्ट करना है, मतलब उतना इंक्लूड नहीं करना है। फिर है ट्राइबल एरियाज में अगर रहने के लिए आपको कोई अलाउंस मिलता है तो आप उस अलाउंस में से 200 पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट करके अपनी सैलरी में इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब हो गया अगर आपको एक महीने का 1000 रुपए मिलता है ट्राइबल एरिया में रहने का अपनी कंपनी के तरफ से, तो उसमें से आपके 200 रुपीज एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, मतलब आपको सिर्फ 800 की वैल्यू अपनी सैलरी में इंक्लूड करनी है टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है, और सिर्फ उस 800 की अमाउंट पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अगर एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन का कोई अलाउंस उसे मिलता है तो 70% अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट होता है। 70% जो अलाउंस मिलेगा उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन वो 70% कहाँ तक जाएगा आपका, जब तक 10,000 पर मंथ रहेगा तब तक। अगर 10,000 से ज्यादा है तो सिर्फ आपको 10,000 एग्जेम्प्ट होगा, उससे ऊपर जो भी मिल रहा है वो सारा आपका टैक्स होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपको अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कोई अलाउंस मिल रहा है तो उसमें आपका 100 पर मंथ पर चाइल्ड आपका एग्जाम्प्ट होगा 2 चिल्ड्रन तक। उसके बाद अगर होता है आपका तो वो आपका टैक्सेबल इंक्लूड सैलरी में कर लिया जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर का अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड आपको अलाउ होता है 2 चिल्ड्रन तक। नेक्स्ट है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। अगर आपको मिलता है तो 2600 पर मंथ आपको अलाउड होता है, एग्जेम्प्ट होता है मतलब। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस होता है वो 1000 पर मंथ आपको अलाउ होता है। अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो वो 3200 पर मंथ आपको अलाउ होता है, एग्जेम्प्ट होता है मतलब। एम्प्लॉय वर्किंग इन अनफेवरेबल अननेचुरल एनवायरनमेंट में अगर इसके लिए कोई अलाउंस मिलता है तो 800 पर मंथ वो आपको एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम इसे कवर करेंगे प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस। तो ये सारे अलाउंस में पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम दिए गए हैं। ये आपको बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस में मिलेंगे, ज्यादातर में नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। सारे ज्यादातर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंस है, उसके अलावा एक यूएनओ वाला आपका अलाउंस है, ठीक है। ये देखिए अलाउंस टू हाई कोर्ट जो है, अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, कंपनसेटरी अलाउंस अंडर आर्टिकल 222, सुम्पेटरी अलाउंस और अलाउंस पेबल आउटसाइड इंडिया, ये सारे आपके फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस होते हैं। अब जो आपका ग्रॉस सैलरी में से एक एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस करा जाता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, सिंपली मना कर दिया है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी कितना एग्जाम्प्ट होता है वो देखना है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या है, इट इज द मनी पेड टू एम्प्लॉय टू कवर द कॉस्ट ऑफ मील एंड अदर एंटरटेनमेंट इनकर ड्यूरिंग वाइल डूइंग देयर जॉब। जॉब करते टाइम उसे खाने का जो भी खर्चा होता है या कोई एंटरटेनमेंट पर और कोई खर्चा है तो उस खर्चे को लिए आपको ये अलाउंस दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुल्ली टैक्सेबल। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका जो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन अलाउड होता है, तो कितना होता है, सबसे पहले आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ये जो होता है आपका ग्रॉस सैलरी में से इसका डिडक्शन आपको मिलता है, ऊपर आपको इसे सैलरी में इंक्लूड करना होता है। अब डिडक्शन कितने का मिलता है, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको 3 चीजें दी हैं, इसमें से आपको जो भी सबसे कम होता है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है।
पहला है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो आपका एक्चुअल मिला है वो वैल्यू 20% ऑफ सैलरी एक्सक्लूसिव अलाउंस, अलाउंसेस को हटाकर जो आपकी सैलरी है उसका 20% या फिर 5000 की वैल्यू, इसमें से जो भी आपका सबसे कम होगा उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी में से। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया है इस चीज का, ये सारे आपके एग्जांपल ही दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट। अलाउंसेस की बात हमने कर ली, अब आती है बात परक्विजिट की। अलाउंस क्या होते हैं? ये आपको जो अलाउंस होते हैं वो मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, मतलब डायरेक्ट रिसीट होते हैं, मनी मिलती है आपको। लेकिन परक्विजिट में क्या होता है? आपको इन काइंड कोई बेनिफिट मिलता है तो वो भी आपका टैक्सेबल होता है, तो उसके लिए आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब परक्विजिट इन एनी कैजुअल is any casual emolument or benefit attached to an office or position in addition to salary or wage. It is a facility provided by employer in kind to employee for official use or personal use benefit, or partially for official purpose and partially for private purpose. ये क्या है? एक तरीके की फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है काइंड में एम्प्लॉय को। ऑफिशियल या पर्सनल पर्पस किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये काइंड में प्रोवाइड करवाई जाती है। परक्विजिट्स के आपको एग्जांपल दिए हैं, हाउस अकोमोडेशन विद और विदाउट फर्नीचर, फर्नीचर, सर्वेंट, गैस और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सर्विस, टेलीफोन और मोबाइल और फैक्स सर्विसेज, ये सारे आपके परक्विजिट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका परक्विजिट विच आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। अब परक्विजिट्स की बात बताइए, ऐसे कौन से परक्विजिट होते हैं जो सभी एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होते हैं? अगर आपको हाउस अकोमोडेशन मिली है वो आपकी टैक्सेबल होती है। हाउस अकोमोडेशन का मतलब आपको घर प्रोवाइड करवाया है एम्प्लॉय ने, फर्नीचर और बिना फर्नीचर के साथ तो उनका ट्रीटमेंट, फर्नीचर प्रोवाइड करवाया है, सर्वेंट हायर कराया है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस कनेक्शन एम्प्लॉय के नेम में, सेल ऑफ एसेट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एसेट सेल कराया है, लोन टू एम्प्लॉय विदाउट इंटरेस्ट, क्लब मेंबरशिप फॉर पर्सनल यूज, कार फैसिलिटी और अदर व्हीकल हायर्ड और ओन्ड बाय एम्प्लॉय, लीव ट्रेवल कंसेशन अबव लिमिट, मेडिकल फैसिलिटी बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, एजुकेशन फैसिलिटी बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, फूड और स्नैक प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, monetary obligation of employee paid or reimbursement by the employer, income tax paid on behalf of employee, professional tax paid for employee, ये सारे आपके परक्विजिट्स होते हैं और आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। अब कुछ ऐसे परक्विजिट होते हैं जो सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्नीचर प्रोवाइड विदाउट हाउस फॉर पर्सनल यूज, सर्वेंट प्रोवाइड फॉर पर्सनल यूज, गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड फॉर पर्सनल यूज, कार फैसिलिटी ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम ओन सोर्स और आउटसाइड एजेंसी। ठीक है, तो एन एम्प्लॉय इज रेफर टू अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये बता दिया आपको कौन कौन से परक्विजिट होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में सिर्फ टैक्सेबल होते हैं। अब एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहा जाएगा? पहला है एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर इन द एम्प्लॉयर कंपनी, डायरेक्टर को कहा जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयर बिजनेस, 20% और मोर शेयर इन द ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनी, 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग है उसके पास, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। या फिर एम्प्लॉय हैज कैश टैक्सेबल सैलरी मोर देन 50,000, या एम्प्लॉय की 50,000 से ज्यादा टैक्सेबल सैलरी है कैश में, तो वो आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, अब है परक्विजिट एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉय। कुछ ऐसे परक्विजिट जो सभी एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब उसको सैलरी में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो एनी फैसिलिटी रिसीव्ड ओनली फॉर ऑफिशियल यूज, सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए अगर कोई परक्विजिट मिल रहा है तो वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। टेलीफोन और मोबाइल ओनली फॉर ऑफिशियल यूज, नहीं, टेलीफोन और मोबाइल और फैक्स सर्विस एट हाउस और फॉर पर्सनल यूज, टेलीफोन की अगर कोई सर्विस है, मोबाइल की है पर्सनल यूज के लिए, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए। लीव ट्रेवल कंसेशन विदाउट लिमिट, मेडिकल फैसिलिटी इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अप्रूव्ड और मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, तो वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के लिए एजुकेशन फैसिलिटी है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। हेल्थ क्लब और रिक्रिएशनल फैसिलिटी, फूड स्नैक प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर विद इन लिमिट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वेलफेयर विद
फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय विद इन लिमिट, अगर लिमिट के अंदर है तो टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट और वाउचर 5,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर टैक्सेबल नहीं होंगे। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉय के, वो आपके टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सारा परक्विजिट्स का। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को अब हम यहीं स्टॉप करेंगे। ये इतनी सारी चीजें हमने आज की वीडियो में देख ली, अब इससे आगे का कंसेप्ट हम कवर करेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।